अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर करोगे? ओके, आंखें खोल दो। अब अभी आपने सोचा 24 घंटे की नोटिस के बाद बिहेवियर करोगे, वैसा ही बिहेवियर अभी कर रहे थे? अलग कर रहे थे ना? करना कौन सा चाहिए था? वो जो 24 घंटे के नोटिस के बाद। आपको मालूम है कि आपको नोटिस मिलने वाली है या नहीं? नहीं मिलती है। हमारे डॉक्टर लोगों को एक प्रिविलेज होता है, हम एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे हम खड़े रहते हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो विकेट कीपर की तरह हम उसको कैच करने को खड़े रहते हैं वहाँ पर, और जब जाता है तो बाय बाय हम ही कहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट पढ़ते हैं। मैंने मेरे 30 साल की कैरियर में बहुत लोगों को इस दुनिया में एंट्री लेते हुए एग्जिट लेते हुए देखा है। अभी तक किसी को नोटिस मिली ऐसा देखा नहीं है। नोटिस की क्यों वेट करते हो? सोच लो आज ही नोटिस मिल गई है। ऐसा बिहेवियर करो जैसे आपको नोटिस मिल गई है। अच्छा, क्योंकि यू नेवर नो कब आपका दिन पूरा हो जाएगा। मुझे एक बहुत बड़ा किस्सा याद है। मैं बम्बई में नानावटी हॉस्पिटल में काम करता था 76-77 में। तो हमारे अंडर में एक हीरोइन एडमिट हुई थी जो ऐश्वर्या जितनी सुंदर थी, जिसका नाम था बिम्मी। अमराज पिक्चर की, किसको याद है? देखा है अमराज पिक्चर? बहुत सुंदर थी और वो एडमिट हुए थे, और उसका एमेबिक हेपेटाइटिस करके बीमारी थी, और मेरे बॉस थे वो उनको एमेटिन के इंजेक्शन दे रहे थे। वो टाइम पे वही दवाई अवेलेबल थी, मगर वो डेंजरस थी। और ऐसा हुआ कि 5 दिन में वो ठीक हो गई। हम राउंड के लिए गए तो बिम्मी रिक्वेस्ट कर रही थी, सर मुझे जल्दी से डिस्चार्ज दे दो, मेरा शूटिंग अटका पड़ा है, मुझे शूटिंग के लिए जाना है। तो मेरे बॉस ने बोला, मुझे डॉक्टर हटिया खत्म होने के बाद, राउंड खत्म होने के बाद उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भर देना, उनको जाने देना। इस वजह ऐसा होता है, बॉस ऑर्डर करता है और हम सब काम करते हैं। जब हम असिस्टेंट रहते हैं तो बोला यस सर। बाजू के ही कमरे में हम पहुंचे दूसरे पेशेंट को देखने को, और नर्स दौड़ती दौड़ती आई, सर कम बैक, बिम्मी इज गास्पिंग, बिम्मी इज गास्पिंग। हम भाग के गए तो वो आखिरी सांस ले रही थी। हमने उसको मसाज देकर, हार्ट मसाज देकर बचाने की ट्राई किया, उसको बचा नहीं सके। 5 मिनट में मर गई। 5 मिनट पहले डिस्चार्ज देने की बात हुई थी, 5 मिनट के बाद मर गई। उसका डेथ सर्टिफिकेट मैंने भरा था। तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि 5 मिनट में कैसे आदमी मर जाता है फटाक से, विदाउट एनी रीजन। तो नोटिस की क्यों राह देखते हो, है ना? ऐसा सोचो आज ही नोटिस मिल गई। भगवान का मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया था, और भगवान को पूछा कि इंसान के बारे में आपको क्या आश्चर्य लगता है? तो भगवान ने कहा कि मुझे इस चीज़ का आश्चर्य लगता है इंसान के बारे में कि वो जीता ऐसे है जैसे कभी मरने वाला नहीं है, और मरता ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छा सिस्टम ढूंढा है, सुखी होने का एक शॉर्ट फॉर्मूला। प्लानिंग ऐसे करो जैसे 100 साल जीने वाले हो, और बिहेवियर ऐसा करो जैसे 24 घंटा जीने वाले हो। जिंदगी में सुखी हो जाओगे। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हम उल्टा करते हैं, प्लानिंग कल तक का ही करते हैं, कल ये करना है, आगे का सोचते नहीं। और बिहेवियर ऐसा करते हैं जैसे हम 100 साल मरने वाले ही नहीं है। आवे जाता रिमोने हम जाने सिकंदर આવી ગયા એવી રીતે બિહેવિયર કરીએ છીએ। So behave as if you are going to live for 1 day and plan as if you are going to live for 100 years. This is the secret of happiness. सुखी होना है तो आपको क्राउन अचीवर तो बनना ही है, मगर इसलिए बन रहे हैं कि आपको सुखी होना है। अगर क्राउन अचीवर बनने के बाद आपने दुखी हुए तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने लाइफ को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस कर दी है, समझे ना? तो लाइफ का 100 साल का प्लानिंग करो। इन्होंने तो 1 ईयर का करवाया, एक नीचे कॉलम डाल दो 100 ईयर्स वाला। 100 ईयर्स तक का प्लानिंग करो, और बिहेवियर ऐसा करो जैसे आप यहाँ पे लिखना है आपको कि आखिरी 24 घंटे में आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करोगे। लोग यानी फैमिली मेंबर, आपकी टीम, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, सबके साथ। और ये गोल चार्ट भरने के बाद आपको क्या करना है? आपको सर को पोस्ट कर देना है, जीवन सर को। हाँ, ऐसी जगह पे लगा के रखना है जो आपको बार बार रिमाइंडर दे कि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू डू द सेम थिंग विच यू आर डूइंग बिफोर, यू विल गेट द सेम रिजल्ट यू आर गेटिंग बिफोर। जो कर रहे थे वही करते रहोगे तो जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा। अगर आपको कुछ अलग चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो आपको करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और क्या करना है वो तरीका आप सीख रहे हैं।
तो आपको अपने बेडरूम में या ऑफिस में ऐसी जगह लगाना है जो आपको बार बार रिमाइंडर दे। रिमाइंडर सिस्टम इज बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि हम हमारे गोल के तरफ जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। अगर रिमाइंडर सिस्टम नहीं है तो यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपने मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। तो हमारी मंजिल क्या है वो अगर हमने सामने रखी, जो हमें बार बार ऑटोमेटिक रिमाइंडर दे, ये ऑटोमेटिक रिमाइंडर सिस्टम है, ये गोल चार्ट एंड विजन बोर्ड। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये विजन बोर्ड भी सेम थिंग है। पीछे हमने सैंपल विजन बोर्ड बनाया है। यहाँ पे एक्चुअली पहले मैं ये गोल चार्ट वाला कंसेप्ट सिखाया करता था, बाद में मैंने सीक्रेट फिल्म देखी तो फिर मैं वहाँ विजन बोर्ड का कंसेप्ट सीखा उससे, मगर इससे आगे लेके गया, विजन वीडियो कंसेप्ट लेके आया, विजन बुक कंसेप्ट लेके आया। सीक्रेट में तो सिर्फ विजन बोर्ड का कंसेप्ट सिखाया था। तो ऐसे अपने जो फोटोज है, जो ड्रीम के फोटोज है वो लगाने का और वहाँ टाइम लिमिट लिखने का कि इतने टाइम में मुझे ये करना है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जरूरी नहीं कि इसमें जो बॉक्स है वो भरना ही चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मत भरो। तो ये हमें करना है, लाइफ के बारे में सुखी होना है। तो ओके, अब देखो ये विजन बोर्ड आपके सामने है। उसमें क्या क्या करना है आपको। यहाँ आपकी फोटो लगेगी, यहाँ आपका नाम होगा, आपका ड्रीम हाउस का फोटो होगा, साल होगा, ड्रीम कार का फोटो साल होगा, ड्रीम ऑफिस, ड्रीम फार्म हाउस, मंथली इनकम, बैंक बैलेंस, डिग्री। अब तो सब पढ़ने का खत्म हो गया, किसका बाकी है? पढ़ने का चालू है। अगर आगे आगे पीएचडी करने की कोई इच्छा है तो पीएचडी का सर्टिफिकेट लगा दो। फिर यहाँ रैंक लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ रैंक लगा सकता है। ये क्राउन अचीवर, क्राउन अचीवर, क्राउन डायमंड, ओके, क्राउन डायमंड का यहाँ रैंक लगा सकते हैं डिग्री के बदले। और फिर आपका ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन, यानी आपको लगना ऐसा होता होगा यार एक बार ये जगह तो मुझे जाना ही है, ऐसा होता है ना। जैसे मैं स्कूल में था तो मुझे कश्मीर बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि पिक्चरों में कश्मीर के शूटिंग हुआ करते थे 50 साल पहले। मैं मैट्रिक के वैकेशन में जाके आया, फिर कॉलेज में था तो लंदन, रोम, पेरिस का था, वहाँ जाके आया। मैंने जितने भी ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन यहाँ पे लगाए थे सब मैंने देख लिए। अब दुनिया का आपका जो भी बोलो स्थल मैंने देखा है, हर चीज़ देखी है। दुनिया के नियरली सभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखे हैं, क्योंकि मैं एक के बाद एक अपना जैसे पूरा होता था पिक्चर बदल देता था। मैंने अभी लास्ट में स्विट्जरलैंड लगाया था, लास्ट ईयर मेरा जर्मनी प्रोग्राम था तो वहाँ पैसा कमाया और स्विट्जरलैंड में खर्च करके आ गया। तो ऐसे में जहाँ जहाँ सोचा वहाँ पे मेरा हो गया। चाइना 2 बार जाके आया था, तीसरी बार मैं ग्रेट वॉल जाके आया और ये फॉरबिडन पैलेस जाके आया। यूजुअली हमारे टूरिस्ट नहीं जाते। मुझे सरप्राइज हुआ कि मैं 3 दिन बीजिंग में था, एक भी इंडियन टूरिस्ट नहीं मिले मुझे। इंडिया वाले को मालूम ही नहीं कि चाइना कितना अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अपने वाले तो क्या सिंगापुर, मलेशिया और इधर उधर ही जाते रहते, दुबई। हमारी वहाँ तक सोच ही नहीं है कि हम चाइना में बीजिंग जाए, शंघाई जाए। शंघाई न्यूयॉर्क से भी अच्छा है, उसका शेंजन करके। आपका फॉरेन टूर नहीं रहता है, होता है ना, कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी दुबई जाके आए। दुबई, अभी शेंजन लेके जाओ, हांगकांग शेंजन, जबरदस्त जगह है शेंजन। शेंजन में गया था तो आई वाज सरप्राइज टू सी, वहाँ एक विंडो ऑफ द वर्ल्ड करके जगह है। तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएचर है उसका उसने मिनी मॉडल लगाया है। तो ताजमहल का तो मिनी मॉडल बन सकता है, उन्होंने नायग्रा फॉल का बनाया है। इमेजिन करिए नायग्रा फॉल का मिनी मॉडल, और बिल्कुल ऐसा लुक, ऐसा आवाज। तो मैं गया तो मैं तो एकदम एक्साइट हो गया देख के। मैं 15 साल पहले गया था, तो मेरी वाइफ को मैंने फोन करके वहां से बताया कि मैं तो अमेरिका आ गया, नायग्रा फॉल पे हूँ, सुनो आवाज। तो वो सरप्राइज हो गए कि ये चाइना गया था और ये नायग्रा फॉल कैसे पहुंच गया। फिर मैंने उसको बताया कि ये डुप्लीकेट नायग्रा फॉल है। मगर इमेजिन करिए कि डुप्लीकेट नायग्रा फॉल, और वहां देख के मैंने अचानक विजुलाइज कर लिया होगा। तो नेक्स्ट ईयर ही मैं अमेरिका नायग्रा फॉल बड़ा देखा, ये मिनी मॉडल पहले देखा और बड़ा बाद में देखा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन ये करोगे, सोचोगे और इसमें लगाओगे, आपका होगा, जरूर होगा। मैंने जितना लगाया सब हो गया। लगाना शुरू कर दो एक के बाद एक, ठीक है। क्या है आपका नेक्स्ट दुबई के बाद? ये सब दुबई वाले हैं? नहीं, 27 लोग दुबई वाले। इसमें से 27 लोग दुबई। दुबई भी बहुत अच्छा है। लास्ट दिसंबर में हमारा एक प्रोग्राम ही चल रहा था वहाँ, 15 दिन थे हम। अबू धाबी लेके गए नहीं, फरारी वर्ल्ड, हाँ मस्त जगह है। उसमें भी ये जो बुर्ज खलीफा है वो तो मस्त है। और एटलांटिस में तो हम रुके थे। आप एटलांटिस देखने को गए थे? आप वहीं रुके थे ना? हाँ, मैं भी वहीं रुका था। वंडरफुल है। 250 आइटम तो नाश्ते में थी वहाँ पे, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जबरदस्त रहता है।
और वो चॉकलेट का मशीन देखा जहाँ से चॉकलेट गिरती है और ये रहता है, अमेजिंग। मैंने सबका वीडियो निकाला है। क्या हुआ? हैं? हाँ, सब पहुंच गए। गुड अभी 2 महीने पहले ही गए। गुड। सिंगापुर भी अमेजिंग है। या सिंगापुर लेके जाओ या शेंजन लेके जाओ, वंडरफुल है। सिंगापुर इज ऑल्सो ओके। तो देखिए, ऐसा आपको विजन बोर्ड में पिक्चर लगाने हैं। अगर पिक्चर नहीं लगाने हैं और आप ऐसा कर सकते हैं, इससे कंप्यूटर से बना सकते हो तो सीधा अपना बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा ही ओल्ड टेक्नोलॉजी, आप नई टेक्नोलॉजी से बना के उसके हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। ऐसे डिफरेंट विजन बोर्ड होते हैं। ये इनको शायद जानते हैं, जिग्नेश चिकित्सा मिस्त्री आरएमपी में ही थे ना वो? हाँ, दोनों ने मेरे प्रोग्राम में आए थे कुछ 10 साल पहले। सूरत में 6,000 रुपये मेरी फीस भरने के नहीं थे। उसके बाद 5-6 साल के बाद मेरा ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने को आया, जिसका 1 लाख रुपया फीस थी। दोनों आए थे। देखिए, उनका इतना चेंज हो गया था। चल रहा है? हाँ, आवाज। तो देखिए, ये जो विजन बोर्ड का कंसेप्ट मैंने सीक्रेट से सीखा था, मगर उसको आगे लेके मैंने जैसे कहा विजन बुक और विजन वीडियो लेके गया। सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे। मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे, अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे, मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। देखा आपने ये विजन बोर्ड कंसेप्ट सीक्रेट तो देखा होगा ना सबने? गुड। अब विजन वीडियो जैसे मैंने कहा ना, नहीं है इसके अंदर। ओके, मैंने विजन वीडियो ओके। अब पहला स्टेप आपने देख लिया कि आपने जागृत मन से लाइफ के बारे में सोचा, लाइफ के बारे में प्लानिंग किया, आपने उसका डॉक्यूमेंट बनाया। ये पहला स्टेप हो गया। ये सब जागृत मन से हुआ। अभी तक अर्ध जागृत मन आया ही नहीं। जागृत मन प्रोग्रामर है, अर्ध जागृत मन एक कंप्यूटर है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। उसमें जो भी प्रोग्रामिंग करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। मगर मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, और उसका कारण प्रोग्राम ये कंप्यूटर में वायरस। जैसे आपको मालूम है कि हमारे ये कंप्यूटर में वायरस चले गए तो काम नहीं करता है या गलत रिजल्ट देता है, बिल्कुल वैसा वायरस है। वो वायरस क्या है? नेगेटिविटी का वायरस। हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है और वो नेगेटिविटी हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब करती रहती है। तो हम कितना भी अच्छा प्रोग्राम डालें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसको क्लीन करना जरूरी है। तो ये नेगेटिविटी को कैसे क्लीन करते हैं, कभी सोचा है? माफ करके। नेगेटिविटी आती कहाँ से? लोगों के साथ इंटरेक्शन से आती है, बिहेवियर से। किसी ने हमारा दिल दुखाया, हमने किसी का दिल दुखाया, जैसे दिन भर चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। क्योंकि सबका बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी हमारा बिहेवियर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं चाहे तो भी हमारा कभी ऐसा वर्तन हो जाता है ताकि हम दूसरे का दिल दुखाते हैं। तो उसके लिए होता है फॉरगिवनेस करने का।
फॉरगिवनेस वाली क्रिया है। हमारे 2 दिन के वर्कशॉप में हम बहुत लंबा करते हैं। मैं बताना भूल गया कि मेरे प्रोग्राम में 1000 रुपया फाइन होता है मोबाइल का आवाज आई तो। अभी इसके बाद होगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा या 1000 रुपया डोनेशन देना पड़ेगा। मैं खुद नहीं लेके जाऊंगा, डोनेट करूंगा। चेक के आपने सबने बंद करवा दिया? बाकी मैंने आते ही पहले मेरी आदत है, मैं वहां से एंटर होते होते मेरा मोबाइल बंद कर दिया, साइलेंट पे कर दिया। तो आपको जब तक कंप्यूटर से वायरस नहीं निकलेगी तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड नाम का कंप्यूटर। तो वायरस कैसे निकालनी है? माफी देनी है और माफी मांगनी है, दोनों। मेरी रिलैक्सेशन के सीडी में हमने ये इनबिल्ट रखा है। बहुत जरूरी है ये माफी मांगना और माफी देना, दोनों जरूरी है। कभी किया आपने ये? नहीं किया होगा, किसी ने इम्पोर्टेंस ही नहीं बताया होगा इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना जो कंप्लेन करते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब मैं डिटेल में जाता हूँ तब पता चलता है कि उसका रीज़न ये है कि वो माफ़ नहीं कर पाते या माफ़ी मांग नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आराम से बैठ के एक ऐसा लिस्ट तैयार करिए जिनकी माफ़ी मांगनी है और दूसरा जिनकी माफ़ी देनी है, दोनों का। और उसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लेवल पे हम करना है। कॉन्शियस लेवल पे यानी जाके सीधा उनके साथ मांगनी है या देनी है, और सबकॉन्शियस लेवल पे यानी आंख बंद करके यहाँ पे भगवान ने हमें एक मेंटल स्क्रीन दिया है, यहाँ उनका चेहरा याद करना है और मन से बोलना है अंदर से कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, जो भी है। उसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है। हमारे वर्कशॉप में हम 1.5 घंटे का सिर्फ ये मेंटल हाउस क्लीनिंग की क्रिया सिखवाते हैं, जिसके अंदर 1.5 घंटे यही चलती रहती है। उसका पहले तो इम्पोर्टेंट सिखाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट बात है ये, और एक बार लोग कन्विंस हो जाए फिर वहीं बैठ के हम करवाते हैं। दोनों क्रिया है, माफ़ी मांगने का कॉन्शियस लेवल पे एंड सबकॉन्शियस लेवल पे। ये नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी सब मेहनत फेल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप माफ़ी की क्रिया करो। अब आपने अपना कंप्यूटर को वायरस फ्री कर दिया, उसके बाद अभी आपको क्या करना है, उसकी हेल्प लेनी है। उसमें आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करना है सबको। करा ना, मैं वो फॉर्मेट नहीं लेके आया, कोई बात नहीं। एक काम करो, कोई एक ऐसा इंसान का नाम याद कर लो जिनको आपको माफ करना है। ऐसे कोई होंगे ना दुनिया में? बहुत होंगे, मगर एक करो भी। मुझे मालूम है बहुत होंगे। एक किसी का नाम याद कर लो जिनको आपको माफ करने का बाकी है। ठीक है? देखिए, दुनिया में 2 ही टाइप के लोग याद रहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जीवन का फैक्ट है। आपको कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का नाम याद है? एक भी नहीं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कितने मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी, मगर फिर भी हम उसको याद नहीं रखते। आपको किसके नाम याद है? 2 ही टाइप के लोग, जिन्होंने आपके लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है या जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया। वो 2 ही लोग याद रहते हैं, बाकी दुनिया में सब भूल जाते हैं हम। तो ये याद करना बहुत आसान है ना, कि किसने आपके लाइफ में नेगेटिव रोल किया है, आपको इंसल्ट किया है, आपसे कुछ चीटिंग किया है, जो भी है। तो ऐसे एक इंसान का नाम याद कर लो। कर लिया? अब एक लेटर लिखना है ब्लैक पेपर पे। उनको क्या लिखना है देखो, पेन और पेपर लेकर लिखना है लेटर। मैं पहले सिंपल बोल देता हूँ, आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये सुहाग ने, ये जो मेरा असिस्टेंट है ट्रेनर, उन्होंने 1 महीने पहले मेरा कहीं इंसल्ट किया था प्रोग्राम में। अब मेरे को उनके ऊपर गुस्सा आया है, उसके लिए मुझे नफरत हो गई, मुझे ये हो गया, तो मुझे माफ़ करना है। तो मैं क्या लेटर लिखूंगा? डियर सुहाग पंचाल, पिछले महीने वहाँ हमारे प्रोग्राम में तुमने मेरे साथ जो बर्ताव किया था, सुन लो पहले, जो बर्ताव किया था उससे मुझे बहुत दुख पहुँचा था। मुझे तुम्हारे लिए नफरत की, घृणा की और बदले की भावना उत्पन्न हुई थी मेरे अंदर। मगर आज मैं सब नेगेटिव भावनाओं को निकाल के भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हें खूब सुख और संपत्ति दे। अभी देखो, इसमें मैंने 2 चीज़ को नोइंगली अवॉइड की। एक तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ ये वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि वो सामने वाले को ईगो हर्ट करता है। और दूसरा ये नहीं कहा कि तुम्हारा वर्तन गलत था, मैंने ये कहा कि तुमने जो वर्तन किया था उससे मुझे बुरा लगा। सही था या गलत था मालूम नहीं है, हो सकता है मेरा समझ गलत हो। तो ऐसा लिखना है लेटर, ताकि ये लेटर का हमें राइट रिजल्ट मिले।
जैसे आप लिखोगे कि तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, तो वो डिफेंड करने में लग जाएगा, अपनी आर्ग्यूमेंट देगा, वो गलत नहीं था, ऐसा था वैसा था। हमें तो क्या करना है, हमें जल्दी से इसको खत्म करना है, तो ऐसा एक लेटर लिखना है। तो आप वो जिसको माफ करना चाहते हैं वो कहाँ क्या बिहेवियर हुआ था याद करिए, कौन से दिन पे कौन से प्रसंग में हुआ था, ऐसा याद करना है और ऐसा लेटर लिखना है। मैं एक सैंपल लेटर लिखवा देता हूँ और बाद में आप उसको ठीक करके करिए। जैसे मैं मेरे वर्कशॉप में दिखाता हूँ कि पिछले महीने गोकुल पार्टी प्लॉट में मेरे भाई के शादी में तुमने मेरे साथ जो बर्तन किया था, लिखो अभी। गुजराती में लिखा हुआ, हिंदी में, इंग्लिश में क्या है? हाँ, हिंदी में बोलता हूँ, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। पिछले महीने गोकुल पार्टी प्लॉट में तुमने मेरे साथ जो, मेरे भाई की शादी में तुमने मेरे साथ जो बर्ताव किया था, उससे मुझे बहुत दिल पे ठेस पहुंची थी, बहुत बुरा लगा था। मुझे तुम्हारे लिए नफरत की, घृणा की, बदले की भावना उत्पन्न हुई थी तुम्हारे लिए। मगर आज मैं वो सभी नकारात्मक भावनाओं को मेरे दिल से निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। मगर आज मैं सब नकारात्मक भावनाओं को मेरे अंदर से निकाल रही हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि भगवान तुम्हें खूब सुख दे। इसमें कहीं भी मैंने ये नहीं कहा है कि तुम्हारा वर्तन गलत था, कहीं भी ये भी नहीं कहा है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, फिर भी मतलब वही बनता है? ठीक है। तो ऐसा लेटर आपको रियल में इसके साथ मैच करके बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैरिड लोग हैं, घर में तो किटपिट होती रहती है, सास के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, तो प्रसंग याद करके ऐसा लेटर लिखना है। अब ये तो आपने एक फॉर्मेट तैयार किया है, मगर हकीकत में तो उनके सामने जाके ये कहना है, जिसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो आप ये लेटर उनको दे सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं। ये कॉन्शियस लेवल पे करना है। कितने लोगों में ये हिम्मत है कि जाके कह दे ये जो लिखा है वो है? करोगे? कब करोगे? नाउ और नेवर, मैंने कहा अभी। अभी 3 दिन के बाद कभी नहीं होगा, मैं बोला आज नहीं तो कभी नहीं। ये मैंने जीवन का एक अनुभव किया है, देख लो, कभी नहीं होगा। करना है तो आज ही, जैसे 1 बजे खत्म हो यहाँ पे लंच के पहले फोन पे कर दो। हाँ, फोन पे कर दो। अभी कर दिया? कहाँ नहीं, फोन कर, कहाँ है? आपके बाजू में बैठी है? अच्छा, आ जाता। वेरी गुड, चलो शुरू हो गया। देखो किसी ने तो शुरुआत कर दी, आपने मैसेज बराबर ले लिया कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी कर दिया। वेरी गुड। तो आपके अंदर ही अभी ऐसे बैठे होंगे, याद करो है, जिसको माफ करने का बाकी है, जाओ उसको जाके गले मिलो, माफ करो, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, अगर ये भी हिम्मत नहीं है तो क्या करना है, ये लेटर को डेली पढ़ना है 10 दिन तक और फिर फाड़ के फेंक देना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि वहां तक मैसेज पहुंचे, इंपॉर्टेंट बात यह कि आपके अंदर से उसके लिए नफरत की जो भावना है वो निकल जाए। समझे ना? इंपॉर्टेंट बात यह है, उनको मैसेज पहुंचे नहीं पहुंचे वो सेकेंडरी बात है, मगर आपके अंदर से निकलना बहुत जरूरी है। फिर उसको सबकॉन्शियस लेवल पे करना है। ठीक है। ये कॉन्शियस लेवल पे आपने किया, फिर सबकॉन्शियस लेवल पे उसके लिए क्या करना है, आंखें बंद करके बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर बनाए रखें और उस
इंसान का चेहरा अपने मेंटल स्क्रीन पे लाइए। आपके पास एक भगवान ने मेंटल स्क्रीन दिया है, मानस पटल गुजराती में कहवाय, मेंटल स्क्रीन पे दिया है, उसके ऊपर लाइए और जो लेटर में लिखा है वो मन से बोलिए कि उस दिन तुमने मेरे साथ जो वर्तन किया था वो जो भी बोलना है बोलिए। इसमें माफ कर रही हूँ ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सामने नहीं है, वो सुन नहीं रहा। आप सबकॉन्शियस टू सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं इसको। इनका हो जाए आंख खोल लो। हो गया? एक एक्सरसाइज करो। शाबाश 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 बोलो। कितना अच्छा काम किया आपने, आज तक नहीं किया होगा कभी। जब भी अच्छा काम करो ना अपने आप को शाबाश शाबाश बोल दिया करो। ओके, तो आपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों लेवल पे किया। सेम माफी मांगने की। अब ऐसे इंसान को याद करो जिनको आपने कुछ गलती किया है, आपको लगता है कि उनको बुरा लगा होगा, उनको दुख पहुंचा होगा, ऐसे इंसान का याद करना है और उनके नाम पे लेटर लिखना है। उसमें ये भी लिखना है कि मेरी गलती थी, क्योंकि आप लिखोगे मेरी गलती है तो उसका ईगो हर्ट नहीं होने वाला है। और ये भी लिखना है कि मुझे माफ कर दो, दोनों चीज लिखनी है। ठीक है, एक ऐसा लेटर लिखो कि वो दिन तुम्हारे साथ मैंने जो वर्तन किया था वो मेरी गलती थी, शायद तुम्हें उससे दुख पहुंचा होगा और उसके लिए मैं शर्मिंदी हूँ या शर्मिंदा हूँ, जो भी। और प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा। इसमें दोनों चीज लिखनी है, मेरा बिहेवियर गलत था और मुझे माफ कर दो, क्योंकि उसमें उसका ईगो हर्ट नहीं होगा, आपका होगा और आपने तो ये विलिंगली किया है। हो गया? तो क्या करना? ओके, अब ये लेटर भी पोस्ट करना है या उसको ईमेल करना है या अभी आजू बाजू में है तो जाके माफी मांग लो, जाओ। कोई नहीं है? बाजू वाला, बाजू वाली कोई नहीं है? तो फिर मैंने जैसे कहा इसके 3-4 ऑप्शन है, या खुद जाके करो या उसको लेटर भेजो, ईमेल भेजो, या सिर्फ आपके पास रखो लेटर और फाड़ के फेंक दो 10 दिन के बाद। सेम सबकॉन्शियस लेवल पे आंखें बंद करो, उस इंसान का चेहरा मेंटल स्क्रीन पे लाओ और जो लिखा है वो बोलो कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, आंखें खोल दो। तो आपने माफी मांगना, माफी देना, ये दोनों करना जरूरी है, कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल पे। और एक ही इंसान ऐसा नहीं होगा, बहुत हो गए। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। और एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट एटीट्यूड। माफ करो, भूल जाओ। डेली कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे हमारा अंदर वायरस जाती रहती है, तो हमें डेली एक क्लीनिंग प्रोसेस करनी है। जब तक ये डेली की आदत नहीं बनाओगे आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और ये वायरस हमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या करती है? हमारे शरीर में बीमारी पैदा करती है। किसी ने पढ़ा यू कैन हील योर लाइफ? पढ़ने जैसी किताब है, उसके अंदर ये लिखा है, बहुत अच्छी तरह समझा है, हमारे अंदर वायरस पैदा करती है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि कंप्यूटर को क्लीन कर लिया, अब सबकॉन्शियस माइंड को आपने एकदम प्योर बना दिया, अब उसको इन्वॉल्व करना है, उसको कनेक्ट करना है। तो कैसे? जैसे आपने बाहर की मुसाफरी बहुत की है, दुबई गए, इधर गए, उधर गए, मगर मैं पूछूं आप अपने अंदर गए तो शायद कभी नहीं गए होंगे। तो आज हमें अपने अंदर की मुसाफरी करनी है, जर्नी विद इन। इसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन सेम थिंग, डेस्टिनेशन इज सेम।
तो अभी हम क्या करेंगे, अपने अंदर जाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को अंतर्मन कहते हैं और जागृत मन को बाह्य मन कहते हैं। तो हमें अंतर्मन के पास जाना है, तो अंदर की मुसाफरी करनी है। और ये अंदर की मुसाफरी यानी